साहिल ने आते ही बैग टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपलक छत को देखने लगा। क्या हुआ साहिल, आज कोई नई बात हुई कॉलेज में? बहुत परेशान लग रहे हो। रूममेट निशांत ने चौंकते हुए कहा। साहिल अब भी विचार मगन छत पर निगाहें गड़ाए हुए था। उसे सब कुछ घूमता हुआ मालूम होता था। निशांत ने पानी की बाटल टेबल पर रखकर उसे झकझोरा तो वह एक लंबी सांस लेकर जूते निकालकर फिर बिस्तर पर जा लेटा। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है? निशांत ने उसके पास बैठते हुए पूछा। उसने एक नज़र खिड़की की ओर डाली, फिर दीवार से टिक कर बैठ गया। जाने क्यों वो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। मैं रोज आते जाते उस तरफ से नज़रें बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहकर साहिल ने आंखें मूंद ली। निशांत ने हंसते हुए कहा, ओ तो उसके लिए इतने परेशान हो? तुम्हें एक वही जानी पहचानी क्यों लगती है? और भी लड़कियां हैं बस्ती में, और तुम तो हो ही इतने स्मार्ट लौंडे कि चुप रहो यार, तुम कहाँ की बातें कहाँ ले आते हो? साहिल ने झुंझला कर कहा। बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो साहिल? मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ उस घर की तरफ न देखा करो। तुम्हारे कॉलेज की लड़कियाँ तो तुम पर मरती होगी, लेकिन तुम हो आज तक किसी की बात भी नहीं करते। आखिर तुम्हें बेस्याओं के घर में ऐसा क्या दिखाई देता है? निशांत ने साहिल की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा। साहिल ने टेबल पर से पानी की बाटल उठाई और एक बार में गट गट कर बाटल खाली कर दी और निशांत से बोला, निशांत वो जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है मैं उससे परिचित हूँ। उसे देखते ही मेरे सामने अतीत के सारे पृष्ठ एक एक कर खुलने लगते हैं। मुझे गांव की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। कुछ भी हो, उससे मेरा जरूर कोई गहरा संबंध है। निशांत कुछ देर बैग में किताबें जमाता रहा, फिर साहिल की हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ साहिल। कम उम्र में पेरेंट्स को खोने के बाद तुम पर बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा होगा, लेकिन अब अतीत को भूल जाओ। साहिल ने झट से खिड़की बंद कर दी, फिर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। निशांत ने कहा, वह एक वेश्या है साहिल, ये औरतें किसी की नहीं होती। हो सकता है वह जानबूझकर तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। माना कि अतीत में तुमसे वह परिचित भी थी या तुम्हारी रिश्तेदार भी हो, लेकिन अब वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वह एक वेश्या है। बस्ती के शरीफ लोग वहां से निकलते वक्त कभी उस घर की तरफ नहीं देखते। देखो, अगले सप्ताह से तुम्हारे 3rd सेमेस्टर की एग्जाम है। बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। चलो खाना खा लेते हैं, फिर रात भर पढ़ाई ही करनी है। साहिल ने निशांत के हाथ पर सर रखकर उफ यार कहा और बाथरूम में चला गया। 10 वर्ष का था साहिल जब दंगे में हुई हिंसा में उसका सारा गांव जल गया। गांव के आधे से ज्यादा लोग जलकर मर गए। मरने वालों में साहिल का पूरा परिवार था। घटना के वक्त वह अपने ननिहाल में था। फिर वहीं उसके नाना नानी ने उसकी शिक्षा पूरी कराई। स्कूल में उसकी दोस्ती निशांत से हो गई थी। अब दोनों शहर में किराए का रूम लेकर पढ़ाई कर रहे थे। निशांत सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था, वह साहिल इंजीनियरिंग की। पिछले कुछ दिनों से बस्ती के एक घर में साहिल को एक लड़की दिखाई देती थी। उम्र कुछ उसी के करीब, तेज नाक नक्श, गेरुआ रंग, बड़ी आंखें, चेहरे पर एक बेदना परिचित सी दुर्बल देह। उस घर में बरसों से वेश्यालय चल रहा था। शहर की सबसे सस्ती बस्ती होने के कारण मजदूर वर्ग यहीं रहता था। संकरी गलियां, कूड़े और दुर्गंध से सने मैदान। उस गली में दिन में तो सन्नाटा पसरा रहता, लेकिन शाम होते ही वो घर दुल्हन की सजा हुआ नजर आता। कभी हंसने बोलने के स्वर बाहर आते तो कभी विवशता पूर्ण करुण कीर्तन के। उस लड़की को साहिल कभी उस घर के आंगन में पौध
पौधों को पानी देते देखता तो कभी वह घर की सफाई करते दिखाई देती। यूं तो साहिल किसी लड़की की ओर नजरें उठाकर नहीं देखता था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। उसे देखते ही लगता था जैसे उसके भीतर कुछ खुल रहा है। कई स्मृतियों के चित्र उसके मानसिक पटल पर अंकित हो जाते थे। इस बारे में बात करने के लिए उसके पास निशांत के सिवा कोई दूसरा न था, जिसने कई बार उसकी बात हंसी में टाल दी और वहां ध्यान न देने की सलाह दी। निशांत कुछ दिनों से देख रहा था साहिल अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वह किताब खोलकर बैठा तो रहता, लेकिन उसकी निगाहें खिड़की के बाहर जाने क्या तलाश करती थी। साहिल में कुछ असहज परिवर्तन आ गए थे। पहले वह पढ़ाई के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करता था, लेकिन इन दिनों उसे कुछ नहीं रुचता था। खाते पीते सोते उठते वह वेश्यालय में दिखाई देने वाली कमसिन लड़की के बारे में ही सोचा करता था। एक दिन तो वह खुद से बात कर रहा था, वह भी इतनी जोर जोर से कि आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। निशांत कोचिंग से आया था, वह हतप्रभ रह गया। यह क्या तमाशा था। उस दिन तो वह आपा खो बैठा था। उसने साहिल को मेंटल तक कह दिया था, लेकिन साहिल वह तो आधी रात को भी उठकर खिड़की के बाहर देर तक देखता रहता। शाम का समय था, सूर्य क्षितिज के आंचल में हल्की सी किरणों की बौछार करता हुआ विदा हो रहा था। पंछियों के कलरव के साथ खुले मैदान में बच्चों के स्वर सुनाई दे रहे थे। साहिल कॉलेज से आया और निशांत के हाथों से पुस्तक छीनकर टेबल पर पटक दी और उसके कंधे पर सर रखकर अचेत सा बैठ गया। निशांत ने उसका बैग एक तरफ रखते हुए कहा, क्या हुआ, आज फिर उस बेस्या में मन रमा रहा? साहिल मौन बैठा रहा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे सामने तुम्हारा करियर है, क्यों अनावश्यक सोचते रहते हो? अनावश्यक नहीं, मैं उसे जानता हूँ, साहिल ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। निशांत ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो? कौन है वो? वह मेरे गांव, कहते हुए साहिल रुक गया। लेकिन उस दंगे के बाद तुम गांव गए ही नहीं थे। साहिल बोला, मुझे अब कुछ याद आ रहा है। वह कहीं मेरे आस पास रहती थी, वह मेरे बराबर थी। हाँ, मेरे साथ खेलती भी थी, हम साथ साथ खेत भी जाते थे। साहिल की आंखें लाल हो रही थी, उनसे आंसू निकल रहे थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता? निशांत ने हाथ हिलाते हुए पूछा। मुझे याद आ रहा है कुछ। मैं जब भी उसे देखता हूँ वह दिन भर मेरी आंखों के सामने रहती है। आज कॉलेज में मैं कुछ सोच रहा था कि मुझे याद आया। उफ यार, ये कोई बात हुई? तुम जाने किस कल्पना में खोए हो। वो बेस्या तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, नाजायज औलादे। चुप रहो तुम। वो जन्मजात बेस्या नहीं है, वो नाजायज औलाद नहीं है किसी की। साहिल की आवाज़ कुछ तेज हो गई थी। कुछ देर रूम में सन्नाटा पसर गया। फिर निशांत में धीरे से साहिल के कंधे पर हाथ रखा और लंबी सांस खींचते हुए कहा, क्यों न उससे पूछ ले। कई बार इस पेशे में लड़कियां मजबूर होकर आती है या फिर धोखे से धकेल दी जाती है। साहिल ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, यही बात तो कही थी कोचिंग वाले शीरीष सर ने। दरअसल यह निशांत के फिटनेस कोच शीरीष सर का सुझाव था। निशांत ने परेशान होकर एक दिन यह बात सर से कह दी थी, लेकिन हम उससे मिल कैसे सकते हैं? कहते हुए साहिल निशांत के समांतर पलंग पर बैठ गया। दोनों कभी सर खुजलाते, कभी जोर से पांव हिलाते, तो कभी ठुंडी पर हाथ फेर कर श्याम ही श्याम को ना में उतर देते। बहुत देर तक मन में तर्क वितर्क करने के बाद साहिल से निशांत ने कहा, तुम बुरा न मानो तो एक आइडिया है। साहिल का मासूम गोरा चेहरा खिल उठा। इंजीनियरिंग के काले धब्बे चश्मे के नीचे साफ देखे जा सकते थे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी।
कहो जल्दी कहो के स्वर में उसने मंजूरी दे दी। अपने मोटे होठों पर अंगुलियां फेरते हुए निशांत ने धीरे से कहा, तुम्हें कस्टमर बनकर जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन? आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर नॉट कस्टमर। साहिल खींच पड़ा था। सॉरी माय ब्रो, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। यदि तुम में इतनी भावुकता और उत्सुकता है उसे जानने की तो तुम्हें वासना का प्रेत। साहिल ने निशांत को बीच में ही टोकते हुए कहा, और कोई आइडिया हो तो कहो, वरना मैं खुद ही क्या रोज उसके दर्शन करके यहाँ घंटों सोचते रहोगे? क्यों न आज रात चुपके से उसे घर में जाया जाए। साहिल ने नज़रें चुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। मेरी भर्ती आ रही है। सैनिक बनने से पहले मेरे माथे पर चोर का ठप्पा लगवाने का सोचा है क्या? कहकर निशांत ने अपनी किताब निकाली और कुर्सी को खिड़की के पास खींचकर पढ़ने बैठ गया। साहिल उस छोटे से रूम में टहलता रहा। उसके इंजीनियर दिमाग में जब कोई विचार न आया तो मन मान कर लेट गया। साहिल देखो, इस तरह पागलपन अच्छा नहीं है। 2 हफ्ते बाद मेरी आर्मी भर्ती परीक्षा है। मैं तुमसे कह कर हार गया हूँ। मेरे जाने के बाद तुम। निशांत की आंखें भीग आई। वह साहिल के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की चेष्टा कर रहा था। साहिल नम आंखों से घूमते हुए पंखों को देखता रहा। साहिल बेमन से किताबें पलटता रहा। अब निशांत से वह कुछ नहीं कह पाता था। इसी बीच निशांत ने सेना भर्ती परीक्षा पास कर ली और उसकी ट्रेनिंग का लेटर आ गया। साहिल ने अपने एकमात्र जिगरी दोस्त को नम आंखों से विदा किया। निशांत के जाते वक्त उसे अनुभव हुआ जैसे उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उससे अलग हो रहा है। वे मित्र कम, भाई अधिक थे। पहले निशांत की बातें सुनकर साहिल का जी बहल जाता था। वह कुछ उम्मीदों में पढ़ने बैठ जाया करता था, लेकिन निशांत के जाते ही वह बीमार सा रहने लगा। उसकी आंखों के सामने वेश्या लड़की का चेहरा घूमता रहता। रह रह कर उसे अपने गांव की, बचपन के मित्रों की याद आती। एक रात जब उसे नींद नहीं आई तो खिड़की के पास बैठ गया। उसके जहन में एक आवाज बार बार उठ रही थी, मानो कोई उसे पुकार रही हो। उसने हिम्मत करके द्वार बाहर से बंद किया और वेश्यालय की ओर चल पड़ा। रात अधिक नहीं हुई थी, लेकिन चहल पहल कम थी। आकाश पूर्णतः अंधकार से ढक चुका था। एक तारा नजर न आता था। नाइट ड्यूटी करने वालों की आवाजाही थी। वह घर दुल्हन की तरह सजा था। शहर के कई रईसों की बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी बाहर। भीतर से कहीं हंसने खिलखिलाने के स्वर आ रहे थे तो कहीं से दया और चीख के। भीतर कदम रखने से पूर्व उसका एक एक कदम मन भर का हुआ जाता था। भीतर जाते ही कोई अधेड़ औरत उसे इशारे करती तो कोई कजरे के फूल तोड़कर उस पर फेंकती। उसका कलेजा फटा जाता था, लेकिन वह विवश था। अंतर मन की उलझन से उस लड़की को जाने बगैर उसका क्षण क्षण जीना मुश्किल हो रहा था। उसने सहमी आवाज में एक औरत से पूछा, जो लड़की रोज बाहर पौधे को पानी देती है वह है क्या? कितने लाया है? उस औरत ने तिरछी निगाहों से जैब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। साहिल ने जो रुपए किताबें खरीदने के लिए जमा कर रखे थे उस औरत के हवाले कर दिए और उसके इशारे के अनुरूप भीतर कोठरी में जा पहुंचा। वहां केवल एक बल्ब जल रहा था, गुलाबी रोशनी का बल्ब। एक अजीब सी गंध थी वहां, जिसे छिपाने के लिए केवड़े के फूलों की लूम लटकाई गई थी। साफ सुथरी कोठरी में एक कोने में पिसवाज पर सर टिकाकर वह लड़की बैठी थी। अपने दोनों घुटने उसने हथेलियों में कस लिए थे। किसी के आने की आहट मात्र से उसके मुख से कराह निकल पड़ी। साहिल को थोड़ी सी रोशनी में चमकता एक करुणा मुख दिखाई दिया, जिस पर आंसुओं से रेखाएं बनी हुई थी। बरजोरी के आभूषणों से लदी कोमल देह देखकर साहिल का दिल फूट पड़ा। उसने चश्मा निकाल कर जेब में रख लिया।
लिया और मटमैली दीवार से सर टिका दिया। कुछ देर सिसकिया भरने के बाद वह लड़की उठी और कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद करके मखमली सेज पर लेटकर रोने लगी। उसकी पतली शुष्क देह से वेदना झलक रही थी। कम उम्र में देह को परिपक्व करने के प्रयासों में उसकी फूल सी देह कुचल गई थी। उसने रोते हुए अपनी अंगियां खोलकर एक कोने में पटक दी और काले दुपट्टे को मुंह में चिपक कर पलंग पर छाती के बल लेट गई। गुलाबी रोशनी में उसकी नगन गोरी पीठ पर उभरी खरोचे चमक रही थी। संभवतः ये खरोचे वासना के प्रेतों के नाखूनों के निशान थे। उसको इस क्रिया से आहत साहिल ने आंखें पोंछी और गोटेदार अंगिया को बिना उसकी ओर देखे उसकी तरफ फेंक कर करुण स्वर में कहा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वह लड़की अब भी तकिए से मुंह छिपाए पलंग पर पड़ी रही। साहिल ने कुछ क्षण बाद फिर कहा, तुम कपड़े पहनकर बैठ क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे गांव का हूँ, मैं तुमसे कुछ जानने आया हूँ। देखो तुम डरो मत, अपने कपड़े पहन लो। अब के रोते हुए उस लड़की ने अपनी अंगियां पहन ली और दीवार से पीठ टिका कर बैठ गई। उसने अपना सर दोनों घुटने के बीच डाल दिया। वह समझ रही थी ये भी उन्हीं में से ही है जो उससे मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर उससे करने को कहते हैं। वे खुद बल्ब लुप छुप हो रहा था। उस लड़की को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया या उसने कुछ देखना ही न चाहा। वह बस एक करुण दयामय आवाज सुन रही थी जिसमें उसे छल प्रतीत होता था। साहिल ने उसकी तरफ देखकर धीमे से कहा, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? वह लड़की कुछ नहीं बोली, बस अपने घुटनों में सर डालकर बैठी रही। उसे मौन पाकर साहिल ने कच्ची दीवार पर एक मुक्का मारा। क्या तुम मुझे जानती हो? देखो मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा था। तुम्हारा गांव। जैसे उसके दिल पर गहरी चोट लगी हो। वह हिचकिया देकर रोने लगी। देखो तुम रोती क्यों हो? क्या तुम अपने गांव का नाम बता सकती हो? मुझे देखो, क्या तुम पहचान पा रही हो? उस लड़की ने पिशवाज निकालने की चेष्टा की। वह जल्द से जल्द एकांत पा लेना चाहती थी। ऐसे पियक्कड़ ऐसी बात ही तो करते हैं ताकि वह प्रतिरोध न करे और वे सुबह तक। साहिल ने उसका हाथ पकड़कर पिशवाज से दूर झटक दिया। उसने कनखियों से साहिल को देखा, फिर पिशवाज में मुंह छिपा लिया। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जान सकूँ तुम यहाँ कैसे आई। तुम्हारा गांव मुझे नहीं पता। एक वेदनामयी स्वर साहिल को सुनाई दिया। उसने यह आवाज पहले कहीं सुनी है। हाँ, आज से 12 वर्ष पहले अपने गांव में ऐसी ही आवाज। तुम्हारा नाम? साहिल ने उसकी आंखों में एक व्यथा देखी। सुनिधि, सुनिधि, सुनिधि। सुरो, मंगेश काका की सुरो। सुनिधि साहिल के बचपन की मित्र थी जिसे वह सुर्रो कहता था। उससे ही तो सगाई की थी उसकी माँ ने साहिल की। सुर्रो सुनते ही वह उठ खड़ी हुई। वह कई देर तक साहिल को अपलक देखती रही। तुम्हारा गांव हीरापुर? हीरापुर तामेसर मार मार कर सिखाया गया था इस स्कूल में हीरापुर लिखना। वह कैसे भूल सकती है हीरापुर का नाम? आज हीरापुर होता तो मैं साहिल, तुम सुरो, मुझे तुम। वह लड़की परिचय का तीसरा प्रमाण सुनते ही साहिल से लिपटकर रोने लगी। साहिल ने उसे देह पास से बांध लिया। वह भी बहुत देर रोता रहा। उसके कजरे की महक में उसे एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। वह हंसती खिलखिलाती मासूम सुरो वेश्या। उसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। निशांत जैसे उसके कानों में वेश्या वेश्या चिल्ला रहा था। तुम कैसे यहाँ सुरो? तुम? साहिल का करूं? अवरुद्ध हो चुका था। सुनिधि ने उससे खुद को बिलक कर लिया। वह फिर से उसी कोने में जा बैठी। तुम चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वेश्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तुम नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। साहिल दीवार के सहारे टिक कर उसकी शिथिल देह देखता रहा। फिर एकाएक कोने में जाकर उसके पास बैठ गया। तुम सुरो, मैं जानता था तुम मेरी चिर परिचिता हो। मैं सही था सुरो। निशांत वह झूठ कहता था। तुम वेश्या नहीं, मेरी सुरो हो। वह जोर जोर से बड़बड़ाता रहा। सुरो तो मर गई है गांव में जलकर। मैं तो एक वेश्या हूँ, अनाथ वेश्या कहकर उसने अपना सर दीवार से
टिका दिया। मेरे लिए तो तुम मेरी सुरो हो अब भी, तुम मुझसे ब्याही गई थी ना सुरो, क्या तुम्हें याद है? कौन सुरो? मैं वेश्या हूँ वेश्या, उठो चले जाओ यहाँ से, तुम्हें वेश्या के दामन में नहीं देख सकती मैं। वह जोर से चिल्लाई और कांच के झिलमिलाते गुलाबी रोशनी वाले बल्ब को हाथ से फोड़ दिया। उसके हाथ में कांच चुभ गया, रक्त प्रवाहित होने लगा। साहिल ने उसकी घायल हथेली पर हाथ रखकर कहा, तुम वेश्या नहीं हो, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें ये सब करने को विवश न कर दिया है ना। सुरो देखो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, आखिर तुम्हें यहाँ कौन लाया? कमरे में अंधेरा पसर गया। साहिल ने उसकी बाह पर खून प्रवाहित होते स्थान को हथेली से बांध रखा था, फिर पर्दा टटोल कर उसे दांतों से फाड़ कर उसकी हथेली पर बांध दिया और जाकर पलंग पर बैठ गया। सुनिधि अब भी वहीं खड़ी थी मूर्तिवत। मैं नहीं जानती मुझे यहाँ कौन लाया, बस ये जानती हूँ कि किस लिए लाया। उस रात के बाद मैंने खुद को यहीं पाया, हर रोज इसी कैद में। सुर्रो ने हिचकिया भरते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो सुरो, मेरे यहाँ मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, कह दिया, मैं बस बेस्या हूँ। तुम अपनी जिंदगी मुझ में अब कुछ नहीं रह गया है। ऐसा मत कहो, तुम तब भी वही थी, अब भी वही हो सुरो। देह से मेरा स्वार्थ नहीं है सुरो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। साहिल ने सुबकते हुए कहा, ये उम्मीद छोड़ दो, इन लोगों ने 10 साल तक मुझे पाला पोसा, ये यूं ही नहीं मुझे जाने देंगे। अब यहीं मेरे सब कुछ है, तुम अपना जीवन जियो, मुझे अपना जीवन जीने दो। उसकी जोर की आवाज़ सुनकर दलाल आ गया था और बोला, बस बे बहुत है आज के लिए, 4 घंटे के पैसे में क्या सुबह करेगा साला। वह लोहे के दरवाजे में लात मारकर गया, जो अति का संकेत होता है। साहिल रूम पर लौट आया था। वह कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया, बिस्तर पर पड़े पड़े सिसकियां भरता रहा। उसे ज्ञात था जब तक उन लोगों को वह सूरों की कीमत न दे देगा, वे उसे आज़ाद न करेंगे। और सूरो वह तो वहाँ से न आने की जिद पर अड़ी है। वह दिन रात पैसों के बारे में सोचता रहता। उसने ननिहाल में अपने नाम पर जो घर था उसे बेचने का निर्णय लिया। उसके माँ का कोई भाई नहीं था, उसके नाना के पोस्ट मास्टर थे। वह जब 12वीं पास हुआ तभी उनकी मौत हो गई थी। अब एकमात्र यह घर बचा था जिसके किराए से उसकी फीस व रूम का खर्चा निकलता था। इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का परिणाम भी इसी बीच आ चुका था। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि था। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन प्लेसमेंट के लिए अभी 2 साल और इंतजार करना था। रह रह कर उसके मन में केवल सुर्रों का ही ख्याल आता था। जब बचपन में उसकी उससे सगाई हो चुकी है तो अब वह उसकी अपनी है और उसके होते हुए वह इतना दर्द झेले। साहिल ने ननिहाल वाला घर बेच दिया। पड़ोस वाले मिश्रा अंकल बहुत दिनों से वहाँ एक कैफ़े खोलना चाहते थे, सो उन्होंने बिना देर किए मकान की रजिस्ट्री करवा ली। साहिल रुपये लेकर वापस वेश्यालय की ओर चला। उसके कदमों में अचानक आवेग उमड़ आया था। उसके दिल में करुणा की लहरें उठने लगी। पहले तो उसके प्रस्ताव पर वेश्याओं ने ना नुकुर की, लेकिन फिर उसकी जिद व लड़की की जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने पैसे लेकर सुर्रो को स्वतंत्र कर दिया। बड़े हट के बाद सुर्रो साहिल के साथ उसके किराए के घर में आई। साहिल उससे लिपटकर बेइंतहा रोया, लेकिन सुर्रो आज खामोश थी। वह घर के एक कोने में जा बैठी और साहिल से कहने लगी, तुमने बड़ी गलती कर दी साहिल, क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी जिंदगी अब तुम ही हो सुर्रो, मैं नौकरी करूंगा, हम अपना घर बसाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब तुम हो ना मेरे साथ, मुझे कहीं भी काम मिल जाएगा। साहिल ने सुर्रो की हथेलियों को चूमते हुए कहा, तुम्हारी उम्र है ही कितनी साहिल, तुम ये बोझ कैसे संभाल पाओगे। और तुम्हारी उम्र क्या है भला, अपनी जिंदगी के लिए क्या तुम्हें नरक में पड़े रहने देता। और तुम तो मेरे लिए आज भी उसी शीरिष के फूल की तरह हो जिसकी खुशबू तले हमने बचपन बिताया। आधा अधूरा ही सही, एक फूल का बोझ, मेरा बोझ सह लोगे साहिल, लेकिन
लेकिन वह चुप हो गई। उसने साहिल का हाथ झटक कर दूर कर दिया। लेकिन क्या सुर्रो, मेरे पेट में पल रहे जीव का बोझ, इसे नाजायज औलाद कहोगे तुम ही? कहते हुए सुर्रो की आंखें डबडबा आई। साहिल स्तब्ध रह गया। उसके सर पर जैसे किसी ने घन से आघात कर दिया हो, जैसे उसके कानों में लावा किसी ने लावा डाल दिया हो। वह सुन्न हो गया। नाजायज औलाद, बोझ, सारा घर उसे घूमता हुआ मालूम हुआ। नाजायज औलाद, यह उसने क्या कर दिया? नहीं, वह सपना देख रहा है। अभी निशांत आएगा और उसे जगा देगा। नहीं, कहाँ है नाजायज औलाद? कितना भारी है उसका बोझ, जो किसी एक की न हो, कलंक है ये माथे का। सुर्रो की आवाज में अथाह पीड़ा थी। वह कमरे के कोने में जहाँ खिड़की से किरणें झांक रही थी, पैर पसार कर बैठी थी। साहिल किसी शून्य में खोया रहा। टिन 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 अलार्म की ध्वनि ने उसे जागृत की और धकेला। ओह, उसके कॉलेज का टाइम हो गया है। वह जैसे चीर निद्रा से जागा था। उसने पसीना पोंछा और आईने की तरफ नजर दौड़ाई। नाजायज औलाद, वह आईने को फोड़ देता यदि उसमें निढाल बैठी सुर्रो न होती। वह यथार्थ था, पैर पे सारे बैठा एक काला यथार्थ। साहिल आगे बढ़ा और सुर्रो को सीने से लगाकर कहने लगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, कौन इसे नाजायज कहता है मेरे होते हुए? सुर्रो दिल खोल कर रोई। उसके करुण किरदन में वेदना भी थी और प्राप्ति का सुख भी। वह तो अभी 19 बरस की बालिका थी। उसे क्या भान था मातृत्व क्या होता है? उसने तो वेश्यालय की संगिनियों से जो कुछ सुना था वह कह रही थी। और साहिल, वो तो अभी कॉलेज स्टूडेंट था। कंप्यूटर साइंस के असाइनमेंट की तरह उसने इस बच्चे को भी समझा। 2 माह तक साहिल नौकरी तलाशता रहा, लेकिन कहीं ठिकाना न लगा। एक कमरे में सुर्रो और वह बमुश्किल गुजर बसर कर रहे थे। कई दिन फाके पर बिताए, कई रात वे भूखे सोए। सुर्रो को शयन के लिए पलंग दे दिया था। वह स्वयं नीचे जमीन पर ही सोता था। एक शाम जब नौकरी की तलाश से घर लौटा तो देखा सुर्रो जमीन पर मछली की तरह तड़प रही है। लोगों की मदद से जैसे तैसे उसे अस्पताल लेकर आया। सारी रात सुर्रो दर्द से कराहती रही। 19 वर्ष के कच्ची उम्र में उसे अथाह वेदना से गुजरना पड़ रहा था। सुबह के 5 बजे थे। हल्का सा उजाला फैल चुका था। प्रातः की शीतल पवन बह रही थी। प्रभात फेरियों की मध्यम स्वर सुनाई पड़ रहे थे। सुर्रो ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन नियति, जीवन की दिशा सच्ची तरफ वेदनापूर्ण ही थी। संतान के जन्मते ही सुर्रो ने दम तोड़ दिया। कई रातों की पीड़ा का अंत हुआ भी तो एक सुखमय आशा के आलोक में। साहिल अस्पताल के लकड़ी की बेंच पर सोया था। प्रभात की हल्की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तो हड़बड़ा कर उठा और प्रसूति वार्ड की तरफ दौड़ा। मिसेस सुनिधि का केस आप ही लेकर आए थे उन्हें? पीछे से नर्स ने आवाज लगाई। हाँ जी, मैं ही। कहिए, कैसे है उनकी हालत? उसने घबराते हुए कहा। हाँ जी, मैं ही। कहिए, कैसी उनकी हालत है? उसने घबराते हुए पूछा। आप जरा कैबिन में आइए, नर्स ने धीमे से कहा। सुबह 5 बजे मिसेस सुनिधि ने लड़के को जन्म दिया है। लड़का स्वस्थ है। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। साहिल ने उल्लास में नर्स को बात पूरी नहीं करने दी, लेकिन नर्स की आवाज़ में पीड़ा थी। क्या हुआ? लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। मिसेस सुनिधि का शरीर बहुत कमज़ोर था। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। वह कुछ देर अचेत सा खड़ा रहा, फिर लोहे की बेंच पर सर ठोक कर गला फाड़ कर रोने लगा। किसी ने उसे संभालने का साहस न किया। वह कुछ देर रोता था, फिर अचेत हो जाता था। नर्स ने कपड़े में लिपटी संतान को यह कहकर बिलखते हुए साहिल को सौंप दिया कि अब इसके जो कुछ है आप हैं। यह सरकारी अस्पताल है। हम ज़्यादा देर तक बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगे। बच्चा स्वस्थ है। आप इनके पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश ले जा सकते हैं। साहिल ने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया और अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके कानों में सुर्रो की वही आवाज़
आवाज़ दौड़ रही थी, नाजायज औलाद। बच्चे नवजात का वजन जाने क्यों उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसके सर पर पहाड़ रख दिया हो। उसे एक भारीपन के साथ नाजायज औलाद की ध्वनि चारों ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे निशांत उसके कान के पास आकर कह रहा हो, नाजायज, वेश्या, बोझ। लाश शव वाहिनी में रख दी गई थी। साहिल से ड्राइवर ने पूछा, आपका घर कहाँ है? साहिल फिर दहाड़ मार कर रोने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।